The interview, written by Christopher Sylvester, briefs the new invention interview in the field of journalism. इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है और उन्होंने ये बताया है कि इंटरव्यू जो है फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में एक काफी ज्यादा नई इन्वेंशन की फॉर्म में है और ये 130 ईयर्स पहले क्या हो चुका है, इन्वेंट हो चुका है. एंड दिस हैज बिकम अ कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म नाउ. टुडे एवरी लिटरेट मीन्स एडुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और इलिटरेट चाहे वो अनपढ़ है, will have to experience interview at some point of the daily life. उन्होंने कहीं ना कहीं डेली लाइफ में इंटरव्यू के बारे में जरूर सुना है, ठीक है ना, या एक्सपीरियंस किया है. हाउ आवर ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यू, ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेराई कॉन्सिडरेबली. इसके जो इसने कहा है कि ओपिनियंस है इंटरव्यू के, इसके फंक्शंस, इसके मेथड्स, इसके मेरिट्स वेराई, चेंज होना, वेराई मीन चेंज होना, कॉन्सिडरेबली, कंटिन्यूसली ये चेंज होते रहते हैं. सम क्लेम इट एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ. कुछ लोग इंटरव्यू को क्या मानकर चलते हैं कि ये क्या है, सोर्स ऑफ ट्रुथ है, यानी कि हमें सच के बारे में कहां से पता चलता है, इंटरव्यू से पता चलता है. एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और जब हम इसको प्रैक्टिस में लेकर चलते हैं तो इंटरव्यू एक आर्ट है, ठीक है ना. अगर हम देखें सिंपल, तो हमें इंटरव्यू से क्या पता चलता है कि सोर्स ऑफ ट्रुथ, यानी कि इंटरव्यू से हमें सच के बारे में पता चलता है, तो इसलिए सोर्स ऑफ ट्रुथ माना जाता है. और इन इट्स प्रैक्टिस ये एक आर्ट है. कुछ लोग डिस्पाइज करते हैं, डिस्पाइज मीन्स हेट करना. कुछ लोग जो इंटरव्यू से हेट करते हैं, क्यों क्यों हेट करते हैं, क्योंकि वो क्या एज्यूम करते हैं, वो इसको मानते हैं कि अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, कि इंटरव्यू उनकी लाइफ्स में, उनकी जिंदगी में अनवारंटेड इंट्रूजन है. इंट्रूजन का मतलब होता है कि विदाउट परमिशन जो है आप किसी की लाइफ में जब इंटरफेरेंस करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रूजन. तो अनवारंटेड इंट्रूजन की तरह इंटरव्यू है. दे फील इट डिमिनिशेस देम. दे फील मतलब पीपल, जो लोग डिस्पाइज करते हैं, वो क्या मानकर चलते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि इंटरव्यू ना उनको डिमिनिश कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. सिल्वेस्टर लिस्ट आउट नोन राइटर्स हु वर अगेंस्ट इंटरव्यूज. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है ना, मतलब उन्होंने अपने जो फर्स्ट पार्ट है उन्होंने इंटरव्यू के बारे में कुछ ऐसे राइटर्स के बारे में बताया है जो कि इंटरव्यू के अगेंस्ट हैं. अब ऐसे कौन से यहाँ पे राइटर्स हैं जो इंटरव्यू के अगेंस्ट है? फर्स्ट उन्होंने नाम लिया V.S. नेपॉल, सेकंड उन्होंने नाम लिया लुइस कैरोल, थर्ड रुडयार्ड किपलिंग, फोर्थ H.G. वेल्स. इन्होंने इन 4 पर्सन के स्पेसिफिक नाम लिए. उन्होंने बोला है कि ये जो लोग थे, ये राइटर्स थे, ये इंटरव्यू के टोटली अगेंस्ट थे, ये इंटरव्यू से हेट करते थे. H.G. Wells, though he had interviewed many personalities, और H.G. Wells खुद इंटरव्यू से हेट करते थे, लेकिन H.G. Wells ने बहुत सारी पर्सनालिटीज का खुद भी इंटरव्यू ले रखा है. It is surprising to notice that as interviewer, each one is comfortable, whereas an interviewee they feel it much disturbing and diminishing. ये एक सरप्राइज वाली बात है कि जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो तो कंफर्टेबल है, लेकिन जो इंटरव्यूई है, यानी कि जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब और डिमिनिशिंग पर्सनालिटी का वहां पे होता है. Yet, in the words of the writer Christopher Sylvester, क्या कहते हैं कि इट्स अ सर्विसेबल मीडियम कम्युनिकेशन. फिर भी ये एक सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. तो ये फर्स्ट पार्ट आपको बताया गया है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू. दूसरा बताया गया है कि कुछ लोग डिस्पाइज करते हैं, हेट करते हैं, वो कौन से राइटर्स हैं और उनके व्यूज क्या हैं. तीसरा आपको ये बताया, सारे अलग अलग राइटर्स के व्यू है। हाँ, और तीसरा जो आपको बताया गया है, वो ये बताया गया है यहाँ पे कि कुछ लोग जो है, मतलब कहते हैं कि इंटरव्यू को बेनिफिट्स भी हैं, तो क्या मानकर चलते हैं, वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू जो है ना, एक तरह से लगा लीजिए क्या है, इंटरव्यू एक तरह से सोर्स ऑफ ट्रुथ है. तो कुछ लोगों का ये पॉजिटिव जो मानते हैं उनका ये मानना है. तो अब बताएं कि यहाँ कि मैं पार्ट टू, जो आपको इंटरव्यू एक्चुअली लिया गया है, किसके बीच में ये कॉन्वर्सेशन है, इंटरव्यू जो है लिया गया है, वो अंबर टू इको का लिया गया है. अंबर टू इको, ठीक है ना. इंटरव्यू इज टेकन ऑफ अंबर टू इको. लिया किसने? मुकुंद पद्मानभन ने अंबर टू इको का इंटरव्यू लिया है. अभी अंबर टू इको का इंटरव्यू क्यों लिया गया, क्या रीजन है? ये एक राइटर है, क्योंकि यहाँ पे सारे राइटर्स का ये इंटरव्यू
लेने की बात की गई है यहाँ पे। तो अम्बर्टो इको एक राइटर है, लेकिन अम्बर्टो इको राइटर से पहले अपने आप को क्या एज्यूम करते हैं कि वो एक अकेडमिशियन है। मुकुंद पद्मानाभन ने जब अम्बर्टो इको से पूछा तो उन्होंने बोला, आई एम नॉट अ राइटर, मैं क्या हूँ, एक अकेडमिशियन हूँ, प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी का। अगर लोग मुझे राइटर मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि मेरी बुक्स उन तक पहुंच चुकी हैं, अदरवाइज मैं कौन हूँ, एक प्रोफेसर हूँ। तो इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको, ऑथर ऑफ द पॉपुलर नोवेल नेम ऑफ द रोज बाय मुकुंद पद्मानाभन फ्रॉम द हिंदू। मुकुंद परमानवन जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से थे, उन्होंने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया है, और वो फेमस हुए थे अम्बर्टो को अपनी पॉपुलर नोवेल नेम ऑफ द रोज के लिए। This interview helps us know many aspects of his writing style and ideas. अब यहाँ पर जब अम्बर्टो इको ने इंटरव्यू दिया तो हमें उनके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, लिखने के तरीके थे, एस्पेक्ट्स ऑफ द राइटिंग स्टाइल्स, राइटिंग हर किसी का लिखने का पैटर्न होता है, आइडियाज क्या लिखना चाहते हैं वो, तो उन्होंने ये सब उसके अंदर बताया। though he gives the impression of doing many things at a time, though he gives the impression of doing many things at a time, मतलब उन्होंने इंप्रेशन दिया कि वो एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि he is doing the same thing, वो एक ही काम कर रहे हैं, अलग अलग काम नहीं कर रहे। लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अम्बर्टो इको कहते हैं कि वो एक ही काम करते हैं। Pursuing his philosophical interest, though his writings and his novels, उनके फिलोसफिकल इंटरेस्ट, उनकी राइटिंग्स, उनकी नॉवेल्स, वो जो है ना, अपनी जितनी भी राइटिंग्स एंड नॉवेल्स हैं उसमें अपने फिलोसफिकल इंटरेस्ट, अपने फिलोसफिकल आइडियाज को लिखते हैं, और वो फिलोसफिकल इंटरेस्ट उनके सभी जगह एक जैसे ही चलेंगे। थ्रू हिज मोडेस्ट आंसर्स ही टेल्स द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। जब वो मोडेस्ट आंसर्स दे रहे हैं तो वो अपने सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी बताते हैं। ही यूटिलाइजेस द इंटरस्टाइसेस एम्प्टी स्पेसेस टू हिज एडवांटेज, और वो ये कहते हैं कि उनका जो सीक्रेट है, किस चीज का, सक्सेस का सीक्रेट जो है, वो ये है कि वो इंटरस्टाइसेस यूज करते हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि उनकी लाइफ में, मतलब नॉट ओनली इन हिज लाइफ, सभी की लाइफ में, जब एक काम से दूसरे काम की ओर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पेस होता है, और वो कहते हैं कि इसको बोलते हैं इंटरस्टाइसिस स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि वो इन एम्प्टी स्पेसेस को यूज करते हैं और वो राइटिंग करते हैं, वैसे वो एक प्रोफेसर है। अम्बर्टो इको pan academician refers himself to be called an academician overall। मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने आप को क्या मानकर चल रहे हैं, academician मानकर चल रहे हैं। तो अम्बर्टो इको pan academician refers himself, pan यहाँ पे आप ये pan वर्ड नहीं कहेंगे, सीधा कहेंगे कि he assumes himself an academician। He has written approx 40 philosophical writings and just 5 novels। 40 फिलोसफिकल राइटिंग्स लिखी है, 5 नॉवेल्स लिखी है। और जब मुकुंद पद्मानाभन ने उनसे रीजन पूछा उनकी सक्सेस, जो नोवेल जो उन्होंने लिखा था द नेम ऑफ द रोज, तो उन्होंने कहा कि इट इज ए मिस्ट्री इवन टू हिम। ये उसके लिए भी एक मिस्ट्री, अम्बर्टो इको के लिए खुद एक मिस्ट्री है कि द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल था उनका कैसे, क्यों फेमस हो गया। Perhaps the appropriateness of the time it was written could be the reason। वो कहते हैं कि शायद से जो ना, appropriateness of the time, मतलब टाइम शायद से अप्रोप्रिएट था जो उनकी नोवेल सक्सेस हो गई। वो कहते हैं कि शायद मैं ये नोवेल को कभी थोड़ा सा, मतलब 10 years पहले लिखता, या शायद 10 year बाद लिखता, तो ये नोवेल इतनी सक्सेस नहीं होती इसकी जितनी अब हुई है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि शायद से appropriateness of the time was there, and he himself admits that he had the novel had if the novel had come 10 years later or earlier, the novel would not have got such success। as we go through this extract means, जो उनका द नेम ऑफ द रोज के लिए इंटरव्यू लिया गया, उसका जो इंटरव्यू का कुछ पार्ट हमारी बुक में जो है यहाँ पे, तो इसको बोला गया एक्सट्रैक्ट। तो ये कहते हैं कि इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू तो वी कैन इजिली नोट दैट अम्बर्टो इको डज नॉट थिंक इंटरव्यू इज अ क्राइम और एन ऑफेंस। अम्बर्टो इको तो बिल्कुल नहीं मानते कि क्राइम है या ऑफेंस है। ही इंटरेक्ट्स प्रॉपरली एंड मोडेस्टली, इवन कि वो प्रॉपरली और मोडेस्टली हर चीज को बता भी रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी जैसे मैंने अभी आपको पार्ट 1 बताया, पार्ट 2 बताया, तो पार्ट 2 का फिर दोबारा से एक छोटा सा पॉइंट लेकर चलते हैं कि पार्ट 2 जो हमारा दिया गया है द इंटरव्यू में, तो एन एक्सट्रैक्ट है ये फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको इंटरव्यूड बाय मुकुंद पद्मानाभन। अम्बर्टो इको वाज ए प्रोफेसर विद अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स। अगर खास तौर पे देखें तो ये प्रोफेसर है अम्बर्टो इको, और इन्होंने अपनी बड़ी
रेपुटेशन गेन कर लिया है। खास तौर पे इन्होंने सेमियोटिक्स के ऊपर आइडियाज लिखे हैं। सेमियोटिक्स मींस साइन लैंग्वेज। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया है इन्होंने, मेडिवल एस्थेटिकल एस्थेटिसिस के बारे में बताया है, ठीक है ना। और साथ में उन्होंने कहा है कि ही अटेंड द इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद हिज publication The Name of the Rose. And in the interview, Eco shares his ideas of antispaces already, जैसे मैंने इंटरस्टाइसिस के बारे में बताया, तो वो ये कहते हैं कि वो खास तौर पे इंटरस्टाइसिस जो है उनको यूज करते हैं काम करने के लिए। उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि जैसे मान लो तुम मेरे पास थर्ड फ्लोर पे आना चाह रहे हो और तुम कहाँ पर हो, लिफ्ट में हो, तो डेफिनेटली जो तुम्हें आने में, मेरे थर्ड फ्लोर में मेरे पास आने में टाइम लगेगा, तो मैं उस टाइम को यूज करता हूँ, मैं उस टाइम में एक आर्टिकल लिख लेता हूँ, जस्ट मतलब कि वो उस टाइम को यूज करते हैं, ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू कहा। Eco says his were scholarly and narrative. He likes to be identified more as a university professor who writes novel. Already बताया गया कि वो अपने आप को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। Eco's The Name of the Rose is a serious novel which delves into metaphysics, थियोलॉजी एंड मेडिवियल हिस्ट्री। इको की जो बुक है द नेम ऑफ द रोज नोवेल, वो किसके बारे में है? मेटाफिजिक्स के बारे में, थियोलॉजी के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत सारी जितने भी लोग हैं उनको एंजॉय करते हैं उस नोवेल को पढ़कर। इट डेल्ट विद द मेडिवल पास्ट आल्सो। ही फील्स दैट द नोवेल वुड नॉट हैव बीन सो वेल रिसीव्ड हैड इट बीन रिटन 10 years earlier or later। फिर उन्होंने कहा कि नोवेल इतना सक्सेस नहीं होता अगर ये 10 years बाद में या पहले लिखा जाता, ठीक है। तो ये जो है आपका सेकंड पार्ट है, और ये सेकंड पार्ट है आपका द इंटरव्यू की, जिसमें अंबर टू और मुकुंद पद्मानाभन का आपस में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। हाँ, पार्ट टू। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। अंबर टू इको, अंबर टू इको की एक क्यूटेशन वर्डिंग है। वो ये कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ एंड हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। मैं जनरली नॉवेल्स कब लिखता हूँ? संडेज। संडेज मीन्स ये है कि पर्टिकुलर संडेज नहीं, संडेज मीन्स फ्री टाइम में लिखना, ठीक है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अंबर टू इको। ये एक्सट्रैक्ट जो है आपका अंबर टू इको के इंटरव्यू का एक पार्ट है। एंड द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मानाभन फ्रॉम द हिंदू, and Ambato Eco, a professor at the University of Bologna, Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंबर्टो इको एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में, जो कि इटली में है। वो बहुत, उन्होंने एक फॉर्मिडेबल रेपुटेशन को गेन कर दिया है। फॉर्मिडेबल जो जिसको बोलते हैं कि मना ना करना, यानी कि हम मना ही नहीं कर सकते कि वो एक रेप्यूटेड पर्सनालिटी, मीन्स ही इज अ वेरी रेप्यूटेड पर्सनालिटी as a scholar for his ideas on semiotics. Semiotics means here the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fictions. यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो जैसे हम बात करते हैं कि फिक्शंस को लिखे, तो लेकिन उससे पहले उन्होंने किसके बारे में लिखा था? अपने आइडियाज सेमियोटिक्स को लिखे थे, स्टडी ऑफ द साइंस जिसको बोलते हैं। उन्होंने लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस लिखे। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि लिटरेचर के बारे में एक्सप्लेन करना। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स मतलब, यहाँ पर हम बात करते हैं मेडिवल एस्थेटिक्स मतलब मीडियम, मीडियल टाइम। एक होता है पास्ट टाइम, एक होता है मेडिवल, और एक होता है करंट जो है सिचुएशन। तो मेडिवल एस्थेटिक्स उन्होंने लिखे थे। एंड लिटरेरी फिक्शन, अकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिज रिटन आउटपुट इज स्टेगरिंगली लार्ज। अगर हम बात करें तो उनके जो लिटरेरी फिक्शन थी, अकादमिक टेक्स्ट थे, एसेज, बच्चों की बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिज रिटन आउटपुट इज स्टेगरिंगली लार्ज, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, मतलब उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एंड वाइड रेंजिंग, मतलब उनकी रेंज भी बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिखा है उन्होंने, वैरायटी भी अलग अलग है। इन 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose। 1980 के अंदर यहाँ पर उन्होंने बहुत इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम जो है वो गेन कर लिया था, यानी कि बहुत फेमस एक राइटर बन गए थे। और उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, नोवेल कौन सी लिखी थी? द नेम ऑफ द रोज, विच सोल्ड मोर देन 10 million कॉपीज। तो आपके सामने ही है कि 10 million कॉपीज से ज्यादा जो है उनकी सेल हुई थी। मुकुंद, अब मुकुंद पूछती है कि द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड अकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल थिंग्स ही एज इको डज। तो मुकुंद ने अपना इंट्रोड्यू स्टार्ट किया, वो यहाँ से किया। वो ये कहते हैं कि एक अकेडमिशियन हुए हैं डेविड लॉज, वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने ये रिमार्क किया था कि मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सकता कि एक पर्सन, इको जैसे पर्सन जो है,
एक साथ इतने सारे काम कैसे कर सकते हैं? तो इस पर नंबर टू ई को आंसर देते हैं कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। शायद लोगों के अंदर ये इंप्रेशन है कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, बट आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ। मुकुंद, व्हिच इज, कहते हैं कि वो क्या? नंबर टू ई को कहते हैं नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ये बहुत ही मुश्किल है एक्सप्लेन करना। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड परस्यू देम थ्रू माई अकेडमिक वर्क। वो ये कहते हैं कि मेरे कुछ अपने फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं और मैं परस्यू करता हूँ, परस्यू मीन्स फॉलो करना, मैं उनको फॉलो करता हूँ थ्रू माई अकेडमिक वर्क। मेरे जो अपने फिलोसफिकल, फिलोसफिकल का मतलब होता है किसी चीज को आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने बारे में आइडियाज दे सकते हैं, तो उसको फिलोसफिकल बोलते हैं। तो फिलोसफिकल इंटरेस्ट मतलब उनकी पर्टिकुलरली हर चीज के लिए बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, तो कहते हैं कि मैं उनको अपने अकेडमिक वर्क में यूज करता हूँ, अपनी नॉवेल्स में यूज करता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यू सी। वो कहते हैं बच्चों के बारे में जो लिखा है ना, बच्चों की जो भी बुक्स लिखी है वो नॉन वायलेंस है, वो पीस में, मतलब मैंने बच्चों के बिल्कुल वायलेंट कुछ भी नहीं यूज किया, सब कुछ पीसफुली यूज किया है। एंड द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, तो उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं एथिकल यानी कि मोरल बेस्ड फिलोसफिकल इंटरेस्ट आइडियाज लिखे हैं। And then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? वो कहते हैं कि मेरे काम में एक सीक्रेट भी है। वो सीक्रेट क्या है, क्या आप जानते हैं? कहते हैं कि क्या होगा अगर हम क्या करें, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। उसने हमारे से पूछा, या आप ये कह सकते हैं कि उसने मुकुट नबन से पूछा कि अगर आप एम्प्टी स्पेसेस यूनिवर्स में से हटा दो तो क्या हो जाएगा? वो कहते हैं कि अगर हम हटाते हैं तो क्या होगा, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो कहते हैं कि यूनिवर्स जो है ना, मेरी फिस्ट के बराबर, ऐसा लगेगा कि मेरी मुट्ठी के बराबर हो गया है। एंड सिमिलरली, फिर वो कहते हैं कि सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइव्स। हमारी जिंदगियों में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, लाइक आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस। एंड से, फिर वो एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि से you are coming over to my place and definitely he's saying कि you are in elevator। मान लो कि आप जो है कहाँ आ रहे हो, आप मेरी प्लेस में आ रहे हो और आप एलिवेटर में हो। एलिवेटर का मतलब है लिफ्ट, आप लिफ्ट में हो। एंड while you are coming up, जब आप ऊपर मेरे पास आ रहे हो तो आई एम वेटिंग फॉर यू एंड दिस इज एन इंटरेस्टाइंस। तो वो कहते हैं कि ये क्या है, इंटरेस्टाइंस है, एन एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस है। एंड ही सेड कि आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं कहाँ काम करता हूँ, एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ। while waiting for you while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor। वो कहते हैं कि मैं वेट करूं कि तुम मेरे पास आ रहे हो एलिवेटर में फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पर, ठीक है ना। एंड आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तो कहते हैं कि उस टाइम तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका था हूँ। एंड हंसना स्टार्ट कर देते हैं, दैट मीन्स कि वो कहते हैं कि मैं अपने उस एम्प्टी स्पेस को यूज करता हूँ। मुकुंद, मुकुंद सेज कि नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स हर कोई ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कर सकता है। ये नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, एक होती है फिक्शनल, फिक्शन मतलब इमेजिनेशन, और नॉन फिक्शनल मतलब जो सच होता है, जो इमेजिनेटिव नहीं होता, उसको बोलते हैं हम नॉन फिक्शनल। वो कहते हैं तुम नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखते हो, यानी कि तुम इमेजिनेशन से कुछ नहीं लिखते, तुम जो है सब कुछ सच की, मतलब आसपास फैक्ट जो है उनके बारे में लिखते हो। योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। तो आपका जो स्कॉलरली वर्क है ना, उसमें एक प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी है डेफिनेटली। तो इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। तो ये अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा डिपार्चर है कि जिसमें कि आप, डिपार्चर मतलब क्या हो गया कि आप वहां से चले गए, यानी कि आप बाकियों से हटकर एक रेगुलर एकेडमिक स्टाइल की फॉर्म में लिख रहे हो। मतलब आप रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट में लिख रहे हो, कहने का मतलब ये। लोग एक रेगुलर अपना एकेडमिक स्टाइल यूज करते हैं, बट आप क्या कर रहे हो, एक अपना डिफरेंट स्टाइल यूज कर रहे हो, which is invariably depersonalized and often sometimes say drying and boring। कहते हैं कि बट बस हम ये मानकर चलते हैं कि वो क्या है, डीपर्सनलाइज या ड्राई बोरिंग पॉइंट है। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड, कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर, वो कहते हैं कि क्या तुमने इस स्टाइल को जानबूझकर अपनी इनफॉर्मल अप्रोच की फॉर्म में लिया है, और इज इट समथिंग दैट जस्ट नेचुरली टू यू। तो ये जो तुम्हारा स्टाइल है रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से हटकर लिखने का, ड्राई और बोरिंग है, तो क्या तुमने ये इनफॉर्मल अप्रोच कॉन्शियसली जानबूझकर अडॉप्ट किया है, या
ये आपके अंदर नेचुरल है। तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली, वो कहते हैं कि जब मैंने पहली बार अपना डॉक्टोरल डिसर्टेशन, जिसको आप बोलते हैं थीसिस, यानी कि जब पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी करते हुए अपनी रिसर्च वर्क को लिख कर देना होता है, तो दैट इज नोन एज डॉक्टोरल डिसर्टेशन। वो कहते हैं कि मैंने जब पहली बार अपना डॉक्टोरल डिसर्टेशन जो है ना वो इटली में दिया, तो वन ऑफ माय प्रोफेसर सेड scholars learn a lot of subjects। वो कहते हैं कि scholars learn a lot of a certain subjects, मतलब कि जो scholars हैं, scholars educated person जो होते हैं, वो एक particular subject, certain subject मतलब एक particular subject के बारे में पहले बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि पहले सीखते हैं एंड देन क्या करते हैं, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। फिर वो हाइपोथेसिस यानी कि कुछ इमेजिन करना, वो बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं, देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन। वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, जैसे मैथ्स में आपने कोई थ्योरम प्रूव करना होता है, मान लो आपको प्रूव करना है कि रूट टू इज एन इरेशनल, तो आप पहले क्या मानकर चलते हो कि लेट द रूट टू इज रैशनल, तो वो क्या हो गया हाइपोथेसिस, यानी कि आप पहले क्या करते हो, एक फॉल्स हाइपोथेसिस, कोई भी पर्सन है वो करते हैं, फिर इसको एंड में क्या कर देते हैं कंक्लूजन में कि ये गलत है, ठीक है ना। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड अ स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आप अपने रिसर्च की स्टोरी बताते हो, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, आप अपने ट्रायल और एरर्स भी बताते हो। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज अ बुक। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये वर्डिंग्स एरर्स तक किसकी थी, ये सारा उनके एक प्रोफेसर ने बोला जब ये अपने डॉक्टोरल डिसर्टेशन को डिपॉजिट कराने गए थे। तो कहते हैं कि उस टाइम जब मेरे को मेरे प्रोफेसर ने ये कहा, तो कहते हैं कि इमीडिएटली एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज आई वाज राइट। तो कहते हैं कि वो पहचान गए थे मेरे प्रोफेसर कि मैं अपनी बात को ठीक रख रहा था, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज अ बुक। और उन्होंने मेरा जितना भी डिसर्टेशन था उसको एज अ बुक पब्लिश करा दिया, विच मीन ही अप्रिशिएटेड इट, जिसका मतलब उन्होंने मेरे काम को बहुत ज्यादा पसंद किया। तो at that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done। कहते हैं तो इस तरीके से मैंने एट द एज ऑफ 22 ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो स्कॉलरली बुक्स होती है ना, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इस तरीके से ही लिखनी चाहिए, यानी कि मुझे हाइपोथेटिकल कुछ नहीं लेना, मुझे सीधा का सीधा स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो मेरे पॉइंट्स हैं मैं उस तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट। मैं हर चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मेरे एसेज जो होते हैं ना वो नरेटिव एस्पेक्ट्स में होते हैं। एंड आगे वो बोलते हैं कि एंड दिस इज वाई प्रोफेसर सॉरी दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स सो लेट। कहते हैं इसी वजह से मैंने अपने नरेटिव को लेट लिखा, एट द एज ऑफ 50 और मोर लेस यू कैन से। एंड आई रिमेंबर दैट माय डियर फ्रेंड रोलैंड बार्ट्स वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट he was an essayist and not a novelist। कहते हैं मेरे फ्रेंड जो थे ना, एक रोलैंड बार्ट्स, रॉबर्ट ईफू कहते हैं कि रोलैंड बार्ट्स जो थे वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहे कि वो एक एसेइस्ट है, नॉवेलिस्ट नहीं है। मतलब ऐसे तो कोई भी बट मतलब लिख सकता है थोड़े से, मतलब कोई भी एफर्ट्स करे, बट नॉवल लिखना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड को हमेशा ही क्या रहा, फ्रस्ट्रेशन रही कि उन्होंने एसेइस्ट मतलब उनको नाम से जाना गया, नॉवलिस्ट नहीं माना गया। एंड he wanted what he wanted to do the creative writing one day or another, but he died before he could do so। कहते हैं कि मेरे फ्रेंड चाहते थे कि वो क्रिएटिव राइटिंग करे मरने से पहले, लेकिन वो उससे पहले उनकी डेथ हो गई, वो नहीं कर पाए। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स, लेकिन वो कहते हैं अम्बर्टो इको कि मैंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिया बाय एक्सीडेंट। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, मेरे पास एक दिन कुछ करने के लिए था नहीं, सो आई स्टार्टेड, इसलिए मैंने स्टार्ट भी किया नोवेल लिखना। एंड नोवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माय टेस्ट फॉर नरेशन। और नोवेल्स जो है ना, शायद से वो कहते हैं कि मेरा जो वे है, मेरा नरेशन का जो टेस्ट है वो उसको सेटिस्फाइड भी करती है। नरेशन मतलब हर चीज को एक्सप्लेन करके लिखना, फिलोसफिकल मेरा नेचर है, तो उस चीज को नोवेल्स सेटिस्फाई भी करती है।